हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। अब जेन टेक्नोलॉजीज जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी है और ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर ये स्टॉक ने जो है 164% का रिटर्न जो है ये ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर जो है हमें अपसाइड देखने मिल चुकी है। अब ये स्टॉक बहुत अच्छे से अपनी जो अर्निंग्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने मिल रहा था। इसकी जो अर्निंग्स है ये ओवर 100% ग्रो कर रहा था। अगर आप 3 ईयर्स कैगर देखोगे इसकी अर्निंग्स का तो भाई सेल्स का ग्रोथ जो है अगर आप देखोगे टॉप लाइन का ग्रोथ जो कि 100% के आसपास है और अर्निंग्स की ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखोगे कंपनी के अंदर तो 3 ईयर्स कैगर जो है वो 257% के आसपास है। इसलिए इसका स्टॉक जो है इतना ज़्यादा रिटर्न भी दे चुका था। अगर किसी को जेन का जो है बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो हम जेन का पहले बिजनेस मॉडल बात कर लेते हैं। अब जेन टेक्नोलॉजीज जो है शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर आप Q1 में भी देखोगे तो Q1 में जो है इसके रेवेन्यूज जो है वो ईयर ऑन ईयर 92% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है 57% का इंक्रीज देखने मिला। इसका मतलब यह है कि भाई इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला क्योंकि इसके जो प्रॉफिट के नंबर्स है उसके सेल्स के नंबर से कंपैरेटिवली कम थे। मतलब कंपनी को अपने ऑपरेशंस के अंदर जो है वो लेवरेज नहीं देखने मिल रहा था और कंपनी जो है R&D के ऊपर भी अच्छा खासा स्पेंड कर रही है और इसका R&D के ऊपर जो स्पेंड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। अब जेन टेक्नोलॉजीज कौन से बिजनेस सेगमेंट के अंदर काम करती है तो जेन टेक जो है वो दो बिजनेस के अंदर काम करती है। एक है आपका ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और दूसरा है आपका एंटी ड्रोन सिस्टम्स। अब ट्रेनिंग सिमुलेटर्स की हम सबसे ईजी वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं वैसे सोल्जर्स के लिए जो है वो रियल लाइफ वीडियो गेम्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये रियल लाइफ वीडियो गेम जो है सोल्जर के लिए क्यों बनाए जाते हैं आप सोच रहे रहोगे तो भाई ट्रेनिंग लगती है हर एक सोल्जर के लिए। हर एक सोल्जर को पता चाहिए कि भाई कौन सा वॉर इक्विपमेंट किस तरीके से यूज़ होता है, टैंक्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, कोई स्पेसिफिक गन्स होती है बड़ी बड़ी वो किस तरीके से यूज़ होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिना ट्रेनिंग किए वो सीधा जाके वो इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक ग्रेनेड्स होते होंगे, कुछ बॉम्ब्स होंगे स्पेसिफिक, आखिर उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो रियल लाइफ में सब कुछ यूज़ करेंगे, रियल लाइफ में टैंक यूज़ करेंगे, रियल लाइफ में फायर यूज़ करेंगे टैंक्स की। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, क्योंकि हर एक के लिए कैसे पॉसिबल होगा कि वो आप जाओ टैंक उन्हें प्रोवाइड करो हर एक सोल्जर को और फिर वो फायर करेगा फिर उस पर सीखेगा। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इनके लिए जो होते हैं वो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स होते हैं। अब ट्रेनिंग सिमुलेटर्स पे क्या होता है कि एक सिमुलेशन की तरह बनाया गया होता है। सबसे इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो वीडियो गेम जैसा आपका जिस तरीके से होता है वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो, एक्सबॉक्स खेलते हो, PS खेलते हो, उसी तरीके से आपके सोल्जर्स के लिए जो है ये वीडियो गेम बनाया जाता है। बस सिनेरियो जो होता है वो रियल लाइफ सिनेरियो होता है और आपको जो है आप जो इक्विपमेंट्स आप रियल लाइफ के अंदर यूज़ करने वाले रहोगे आपको वही इक्विपमेंट्स का जो है वो सिमुलेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर जो है आप ट्रेनिंग करते हो। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग सिमुलेटर्स यही मेन चीज़ है। और जेन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो जेनटेक के मैक्सिमम मार्जिन जो है वो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स से आते हैं। मतलब 10% का कुछ डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर इनके जो एबिटा मार्जिन है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के ऊपर वो जो है वो 40% के आसपास है और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के अंदर बात करें तो 30% के आसपास जो है वो मार्जिन है। अब एंटी ड्रोन सिस्टम्स मतलब क्या कि बेसिकली आपके ड्रोन्स वगैरह जो भी होते हैं आपके दूसरे कंट्रीज़ के या फिर आपके एनिमी कंट्री जो भी होती है जो कि आपके यहाँ ड्रोन्स वगैरह भिजवाती है तो आपको जो है वो ड्रोन्स वगैरह डिटेक्ट करने आनी चाहिए क्योंकि ड्रोन जो है बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। कोई लोग ड्रोन्स को जो है बहुत सारी कंट्री जो है ड्रोन्स को वेपन्स वगैरह भी लगा देती है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो ड्रोन्स डिटेक्ट करना आना चाहिए और इसलिए ये जो है एंटी ड्रोन सिस्टम्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। अब जेनटेक के बारे में एक और बात जो है स्पेशल वो इसकी अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं है, इसके जो यूनिक बिजनेस है वही नहीं है। जेनटेक के बारे में एक और बात स्पेशल है कि इसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स का अगर आप ड्रोन सेगमेंट के अंदर देखोगे तो ये पूरा ड्रोन सेगमेंट और सिमुलेशन सेगमेंट के अंदर ही काम करती है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे इक्विपमेंट के जो है वो IPs लेकर रखे हैं। तो जेन के पास एक स्पेसिफिक सा एडवांटेज हो जाता है कि कल को दूसरी कंपनी को अगर उसी सेगमेंट के अंदर उसी कंपोनेंट पे काम करना है तो नहीं कर सकते क्योंकि जेन के पास जो है इस चीज़ का IP है। अब अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास अबाउट 1100 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। बट अब Q2 FY25 के अंदर इनकी ऑर्डर बुक जो है अगर आप देखोगे तो 980 करोड़ के आसपास चले गई है, मतलब लगभग 1000 की। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज की बात करें तो हमें जो है अगर आप देखोगे तो Q2 FY25 के अंदर Q2 ओवर Q2 के ईयर ऑन ईयर्स के नंबर अगर हम कंपेयर करें तो भाई हमें जो है 277% का रेवेन्यू का इंक्रीज देखने मिला है और फिर उसके बाद पैट इंक्रीज देखोगे आप तो 276% का इंक्रीज देखने मिला है। स्टैंड अलोन अगर हम H1 के नंबर्स कंपेयर करें, मतलब H1 मतलब आपका पहले के 6 मंथ्स और H2 मतलब आपके बाद के 6 मंथ साल के, तो H1 ओवर H1 का ही अगर हम कंपैरिजन करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें जो है 152% का इंक्रीज देखने मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है 116% का इंक्रीज देखने मिला है। और अभी भी कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो है 956 करोड़ की पड़ी हुई है और ये कंपनी जो है अभी अभी QIP कर रही है 1000 करोड़ की। आप देखोगे मैक्सिमम कंपनी जो है वो QIP कर रही है। अब कोई भी कंपनी QIP क्यों करती है, अगर आप वरुण बेवरेजेस
के केस में भी देखोगे भाई जाके, तो वरुण बेवरेजेस भी जो है वो QIP कर रहा है 7,500 करोड़ का। पॉलीकैब जो है वो भी QIP कर रहा है, लेकिन जो भी कंपनी के स्टॉक्स है जो कि QIP वगैरह कर रहे हैं, वो स्टॉक QIP करने के बाद जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं करते। अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब भी QIP कर रहा है, और फिर इसके बाद आपका KEI इंडस्ट्रीज भी पहले डेट लेने वाली थी, उनके केपेक्स के अंदर 1900 करोड़ के आसपास का केपेक्स था, और अभी KEI भी जो है वो QIP कर रही है। इनफैक्ट स्काई गोल्ड भी QIP कर रही है। तो मैक्सिमम कंपनीज अगर आप देखोगे तो भाई QIP जो है वो चल रही है। अब यूजुअली क्या हो जाता है कि अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज ने अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं, ये कंपनीज एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 347% का रिटर्न दिया है स्काई गोल्ड ने। फिर उसके बाद अगर आप वरुण बेवरेजेस के केस में भी देखोगे, वरुण बेवरेजेस हालांकि बोल रहा है कि हम जो है एक्सपेंशन के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी कंपनीज भी वही बोल रही है, लेकिन अगर इतनी सारी कंपनीज, इनफैक्ट जोमेटो भी QIP कर रही है, इतनी सारी कंपनीज एक साथ QIP करने लगती है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं, एक्सपेंसिव हो चुके हैं, और कंपनी के प्रमोटर्स जो है अपना स्टेक जो है इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। अब वो रिड्यूस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इन्हें ऐसे लगता है कि भाई इनके स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसलिए जो है इन्हें अपना स्टेक जो है थोड़ा सा कम करना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट हर केस में QIP करना है ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जिन्हें डेट लेना नहीं होता है। अगर आप जेन के केस में देखोगे तो जेन के पास जो है 62 करोड़ का जो है वो डेट है ऑलरेडी, जो कि ज़्यादा नहीं है। जेन जो है और डेट ले सकता है, अब इन्हें डेट और ज़्यादा नहीं लेना होगा, इसलिए ये लोग जो है वो QIP रेस कर रहे हैं। और जेन का स्टॉक एक और चीज़ है कि अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम कंपनी जो है वो QIP कर रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट्स करना तो रोक नहीं सकते हो, बट आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मतलब ये QIP करना भी एक सिग्नल हो जाता है कि भाई प्रमोटर्स को लग रहा है कि उनके स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, तो ये एक रिस्क जो है आपको हाईलाइट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात करें तो एक और पॉजिटिव चीज़ अगर मैं बताऊँ तो जेन के केस में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ये QIP के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कोटक और मोतीलाल ओसवाल और इसके साथ साथ वाइट ओक ऑफशोर जैसी जो फर्म्स है वो भी इस QIP के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसका ये मतलब है कि जबकि आपके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो है ऐसी कंपनीज के जो कि QIP वगैरह कर रही है, उनके स्टेक अगर बाय कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इन्हें कॉन्फिडेंस है आपके शेयर्स के अंदर कि आपके स्टॉक्स जो है अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है, और आपके स्टॉक्स के अंदर हमें जो है वो अपसाइड देखने मिल सकता है। और जब इंस्टीट्यूशनल मनी जा रही है, और ये इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि इन्हें अपना स्टेक जब ऑफलोड करना होता है तो वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये बोलते हैं कि भाई हम QIP में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो दो पर्सपेक्टिव है जो कि आपको देखने जो है वो ज़रूरी थे। फिर उसके बाद बात करेंगे तो कंपनी की अगर कैश पोजीशन की, लिक्विडिटी पोजीशन की बात करें तो वो कुछ 1100 करोड़ के आसपास इनके पास लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। और ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर हम देखें तो भाई इस कंपनी की सेल जो है बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा था कि हम हमारी सेल्स कुछ आई थिंक 100% का गाइडेंस देकर रखा था कंपनी के मैनेजमेंट ने। और पैट के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि 25% का पैट जो है ये लोग मेंटेन कर कर चलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि 10,000 करोड़ के आसपास जो है, 10,000 करोड़ के आसपास जो है अगले 3 से 5 साल के अंदर ड्रोन सेगमेंट के अंदर जो है वो डिमांड आने वाली है। और जेन जो है वो फोरफ्रंट पोजीशन पे रहेगा ये डिमांड कैप्चर करने के लिए, क्योंकि जेन जो है आई थिंक लिस्टेड कंपनीज में जेन ही है जो कि इस सेगमेंट के अंदर जो है वो काम करता है। बाकी अगर आप कंपनीज देखोगे तो बाकी कंपनीज भी काम करती है, लेकिन जेन के अंदर जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है वो बाकी कोई कंपनीज के अंदर देखने नहीं मिल रही है हमें। जेन जो है अपने रेवेन्यूज 100% से इंक्रीज करते जा रहा है। ऑब्वियसली जेन का जो बेस है वो भी छोटा है। अब जेन ने पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 450 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया था, बट 500 के आसपास दिया था, 450 के आसपास दिया था, उनका गाइडेंस कुछ अचीव नहीं हुआ था। बट इस बार तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम 900 तो जो है वो आराम से अचीव कर लेंगे। और अभी H1 के अंदर ये इतना अच्छा अचीव कर चुके हैं। ऑब्वियसली जितना इन्होंने पिछले साल करा था उतना तो वो H1 के अंदर ही अचीव कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है कि H2 के अंदर भी उसी तरीके से परफॉर्म करेगी। और अगर 100% वाला गाइडेंस अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर देती है तो हो सकता है हमें स्टॉक प्राइस के अंदर जो कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है उसके अंदर जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है। अब जेन के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, जहाँ कि आप बाकी डिफेंस कंपनीज को देखोगे तो सबके अंदर जो है प्राइस डिक्रीज देखने मिल रहा है। अगर आप कोचिन को देखोगे तो सारे स्टॉक्स जो है वो करेक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बैक नहीं थी। हालांकि कोचिन और मजगांव और अगर आप गार्डन रीच को देखोगे तो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऑर्डर बुक वगैरह एग्जीक्यूट कर रही थी, बट स्टिल डिफेंस। अब एक चीज़ होती है मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन। अब सेक्टर रोटेशन हो रहा है जिसमें डिफेंस
का जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे बना चुका है। अगर आप कोचिन का 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 223% के आसपास। अगर आप फिर उसके बाद गार्डन रीच का रिटर्न देखोगे तो गार्डन रीच का ये 1 ईयर रिटर्न अराउंड 117 के आसपास पहुंच चुका है। अब स्टॉक जो है अच्छा खासा 2600 तक जा चुका था, 2700 तक, और वहाँ से जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। मतलब डिफेंस के अंदर हमें जो है वो सेक्टर रोटेशन देखने मिल रहा है। बट अभी भी ड्रोन्स वाली जो कंपनीज़ है, जेन जैसी जो कंपनीज़ है, वो जो है अर्निंग्स बैक्ड कंपनीज़ है। मतलब इसके अंदर अगर आप बोल रहे हो कि भाई कंपनी जो है 100 के पी पे पहले जो है जेन जो है वो ट्रेड कर रहा था, तो 100 की पी पे अगर कंपनी अवेलेबल है तो कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज जो है वो भी 100% के पेस पे इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर आप पीईजी देखोगे तो वो जो है कि पीईजी कंपनी का 1 के आसपास हो जाता है, जो कि एक डिसेंट वैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि 1.5 के नीचे अगर कोई भी पीईजी होता है आपका तो आप बोल सकते हो, या 1 के नीचे होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो जेन का जो है अबाउट 1 के आसपास ही पीईजी जो है वो आ रहा था। तो सेक्टर रोटेशन हो रहा है हालांकि, बट जेन के अंदर हमें जो है वो कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। और अगर अभी जेन का जो है Q2 का रिजल्ट आया वो भी बड़ा अट्रैक्टिव आए, तो हो सकता है कि जेन के अंदर हमें जो है अपसाइड देखने मिले और जेन से जो है मनी आउटफ्लो ना हो। और इनफैक्ट अगर आप देख सकते हो जेन के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ड्रोन सेगमेंट के अंदर डिमांड भी अभी बहुत ज़्यादा आनी है। और इसके साथ साथ कंपनी जो है, अगर आप देखोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन भी जो है वो अर्निंग बैक्ड है, इसलिए मुझे जेन के ऊपर मैं बुलिश हूँ। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी जो है, अगर आप देखोगे तो जेन के बारे में बस इतना ही है। अगर आप देखोगे तो QIP कर रहे हैं, ऑर्डर बुक इनके पास 956 करोड़ के आसपास की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ी हुई है। जेन के बारे में बस हम इतना ही बात करेंगे। अभी इनके Q2 के रिजल्ट्स आए, इसके कुछ टाइम बाद इनकी कॉन कॉल भी होने वाली है, तो इनका कॉन कॉल भी सुनना है और फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाना है इनके कॉन कॉल के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इनके कॉन कॉल के अंदर क्या हो रहा है। बाकी डिफेंस सेक्टर के अंदर सारे कंपनीज़ के अंदर जितना मैंने देखा है आउटफ्लो चल ही रहा है। अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट HAL के अंदर भी अब देखोगे तो आउटफ्लो चल रहा है। आप नोटिस करोगे सारे डिफेंस कंपनीज के अंदर सेम ही सीन हो रहा है कि प्राइस के अंदर जो है वो डिक्रीज देखने मिल रहा है, क्योंकि डिफेंस की जो ड्रीम रन थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। बट जेन की बात करें तो जेन मुझे अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन भले ही हाई हो बट इसके स्टॉक जो है वो अर्निंग्स बैक्ड है। अर्निंग्स इस स्टॉक के अंदर बड़ी फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है, और कंपनी के मैनेजमेंट ने आराम से गाइडेंस दिया है कि हम 3 से 4 साल के लिए 100% पे तो आराम से ग्रो कर सकते हैं। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को डिमांड आउटलुक दिख रहा है, आगे का फ्यूचर विजन दिख रहा है, तो ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। बाकी जेन के बारे में बस हम इतना ही डिस्कशन रखेंगे। Q2 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, डिफेंस सेक्टर का थोड़ा बहुत जो है हमने आउटलुक ले लिया। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।